मैं हैरान हूं कि इन लोगों को ये अहम तरीन फौजी साजो सामान कहां से मिल रहा है। अपने मनसब की वजह से तुम्हारी हैरत बजा है। मैंने बेतकल्फी से कहा, मेरी दानिश में तुम्हारे सवाल का जवाब खुद तुम्हारे सवाल में मौजूद है। बाजुकात इंसान बहुत सी बातें समझते हुए भी अनजान बनने पर मजबूर हो जाता है और ऐसी नागुज़ीर मजबूरियों के लिए इसे कसूरवार भी नहीं ठहराया जा सकता। मैंने वायरलेस पर पैगाम दे दिया है, मेरा आदमी निकल पड़ा है। मेजर गौस ने वो मौजूद टालते हुए कहा, तुम लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि एयरपोर्ट ले जाई जाने वाली हर पेटी को खोलकर देख लिया जाए, क्योंकि अंदर बारूद के बराबर में मार्बल के सामान के 3 कैरेट भी रखे हुए हैं। मैंने झिझकते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ हूँ। मेजर गौस ने बुरा माने बगैर हंस कर कहा, फिर पूछा, क्या मरने वाला इस इमारत में अकेला ही था? इसके 2 साथी भी थे। अफरा तफरी में उन्हें निकलने का मौका मिल गया। उनमें से एक का ऑपरेटर से लान पर पड़ा हुआ मिला है। चौथा आदमी यहाँ का मकामी चौकीदार है जो गेट के करीब ही बेहोश पड़ा हुआ है। फिर मैंने मेजर गौस को ब्लैक हाक के फोल्डर के बारे में बताते हुए वो कागजात अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो कागजात सरकारी तहवील में होने चाहिए। उसने वादा किया कि अगर इन कागजात में कोई खुफिया तफसीलात शामिल न हुई तो अपने मुताले के बाद वो मुझे भी वो कागजात पढ़ने का मौका दे सकेगा। इसके तेवर देखते हुए मैं बात आगे नहीं बढ़ा सका और नाचार पूरा फोल्डर उसके हवाले कर दिया। ब्लैक हाक का बेआवाज रिवाल्वर मुझे पसंद आ गया था। मैंने उसकी मलकियत का जिक्र ही गोल कर दिया, वरना फिर सरकारी और गैर सरकारी का तनाजा चल पड़ता। सुल्तान शाह के आ जाने पर मैंने रवानगी का इरादा जाहिर किया तो मेजर ने खंदा पेशानी से इजाजत दे दी। इस वक्त उसके आदमी ग्रेहा की लाश उठा रहे थे। बाहर वो गाड़ी लावारिस खड़ी हुई थी जो इन लोगों ने बिजनेस से डिनर से वापसी पर वहां आने के लिए इस्तेमाल की थी। उसका मतलब यही था कि फौजी गाड़ियों की आमद का अंदाजा लगाते ही वह बराबर के किसी मकान में कूद कर वहां से पैदल फरार हुए थे। मुझे उम्मीद थी कि अगर मेजर के आदमियों ने रास अलमेडा को रोकने के लिए कड़ी नाकाबंदी पर अमल किया तो ब्लैक और व्हाइट हाक इस इलाके से निकलने की कोशिश करते हुए जरूर पकड़े जाएंगे। अव्वल खान बीमारी की वजह से खासा नहीफ हो चुका था। उसके लिए घर से गाड़ी चलाकर इतनी रात गए वहां तक आना ही दुश्वार हो गया था। बहरहाल उसने अपना फर्ज खुश असलूबी से पूरा कर दिया था। उसे इस बात की खुशी थी कि इन लोगों की बरवक्त आमद की वजह से हम एक बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बच गए थे। मेजर से बात करके वो भी हमारे साथ ही वापसी के सफर पर निकल खड़ा हुआ। उसका साथ देने के लिए हमने सीधे रास्ते के बजाय डेल्टा 3 तक उसके पीछे जाने का फैसला कर लिया। वीरान सड़कों से गुजरते हुए मैंने देखा कि ब्लैक हाक के घर की तरफ जाने वाले रास्तों के दाखिली सरों पर मेजर गौस के सादा पोश मुसल्ला जवान मौजूद थे। 2 मकामात पर हमें भी रोका गया, लेकिन इस काफिले की क़यादत करने की वजह से अव्वल खान इनके लिए अजनबी नहीं रहा था। उसकी वजह से हमें भी तलाशी वगैरह के बगैर गुजरने की इजाजत दे दी गई। हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया होता तो हमारे हथियार हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकते थे। अव्वल खान को CSD के चुराहे पर अलविदा कहकर हम तेज रफ्तारी से घर की तरफ रवाना हो गए। इस बार हमने सनसेट बुलेवार्ड का रास्ता लिया ताकि मेजर गौस के किसी आदमी का सामना न करना पड़े। मैं जब तक ब्लैक हाक और उसके हवारियों के साथ चांग गुसल मार्के में उलझा रहा, मुझे इस तसादुम के मुज़मरात का सही अंदाजा नहीं हो सका। वहां से रात 2:30 बजे के लगभग वापसी के बाद कुछ देर तक वीरा और गजाला के कड़े सवालात के जवाबात देने पड़े। फिर मैं ऐसा बेखबर सोया कि अगले दिन दोपहर की खबर लाया। पिछली रात डिफेंस के इलाके में जो कुछ हुआ वो अखबारात की आखिरी कापियां प्रेस जाने के बाद हुआ, इसलिए सुबह के अखबारात इस बारे में खामोश थे। लेकिन गजाला इस वक्त तक आ जाने वाले शाम के 2 अखबार भी लिए आई थी। हैरत की बात यह थी कि डिफेंस जैसे पुरस्कून रहायशी इलाके में होने वाली इतनी बड़ी वारदात के बारे में किसी अखबार में एक सतर भी नहीं छापी गई थी। मेरी दानिश में वो मेजर गौस की जात और शोबे का करिश्मा था कि शहर के बाखबर सहाफी भी उस वाक़े से चश्मपोशी इख्तियार कर गए थे। मैं नाश्ता करते हुए भी इन्हीं वाक़यात में उलझा रहा। मुझे महसूस हो रहा था कि पिछली रात तक सब कुछ मेरे इल्म में था। मैं ऑपरेशन K9 के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में कलीदी किरदार अदा कर रहा था, लेकिन पिछली रात के वाक़यात के बाद यक बयक सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया था। कराची में रास अलमेडा जिस टीम के साथ काम कर रहा था वो बहुत मुअस्सर और फाल थी। उसके बेशतर अराकीन मेरी नजरों में आ चुके थे। मेरा ख्याल था कि गैरी हार्ट अगर अपने चीफ के अताब का निशाना न बना होता तो वह इन लोगों की बेकुनी में अहम किरदार अदा कर सकता था। गैरी हार्ट और जेफ मिलर मंजर से यक बयक हटा दिए गए थे। ब्लैक हाक और उसके 2 मातहत जो ऑपरेटर्स की मदद से हर वक्त मेरी दस्तरस में थे वो भी यकयक गायब हो गए। ग्रे हाक की मौत और मजीद 2 ऑपरेटर्स खो देने के बाद रहे सही अफराद ने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल यूं तर कर दिया था कि पिछली रात से इस पर किसी के सांस लेने की आवाज तक नहीं सुनाई दी थी। अपनी मालूमात की जराए से महरूमी के बाद मुझे रास अलमेडा के बारे में कुछ इल्म नहीं था कि ब्लैक हाक के मकान पर होने वाली जिल्लत अमेज शिकस्त का दाग धोने के लिए क्या हिकमत अमली बना रहा था। वो हालात का एक रुख था जिसकी अहमियत और आफादियत दूसरों के जहन में आ ही नहीं सकती थी। दूसरा रुख ये था कि K9 का मुआवला जहां तक पहुंचा था वहीं ठप होकर रह गया था। जिन कागजात से मदद मिल सकती थी वो मेजर गौस की तहवील में चले गए थे। कराची एयरपोर्ट पर मुश्तबा 24 पेटियों की एक बड़ी खेप पहुंचा दी गई थी।
कुछ नहीं कहा जा सकता था कि रास अल्मेडा का तकरीबी जहन क्या सोच रहा था। कैनोपिया कराची एयरपोर्ट, ये वो अहम सवाल था जिसने पिछले रोज के वाकयात की कोख से जन्म लिया था और किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं नाश्ते से फारिग हो चुका था कि अव्वल खान का फोन आ गया। उसकी आवाज से खुशी फूटी पड़ रही थी। मालूम होता है कि आखिरकार तुम्हारी मुश्किलात आसान हो गई हैं। मिजाज पुरसी के बाद मैंने उसे मजीद कुछ बोलने का मौका दिए बगैर मानीखेज लहजे में सवाल कर डाला। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो अपने लहजे की तब्दीली को महसूस किए बगैर मेरी बाखबरी पर हैरान रह गया। आधे घंटे पहले ही फैक्स पर ऑर्डर आए हैं। एक तवील मुद्दत के बाद आज मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे बारे में खुसूसी अहकामात वापस ले लिए गए हैं। तो क्या अपने दफ्तर पहुंचे हुए हो तुम? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मैं बिस्तर पर पड़े पड़े बेजार हो गया था। कल रात की भाग दौड़ ने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया है। जब वाकयात इतनी तेजी से रूनमा हो रहे हो तो घर बैठे रहना मुश्किल हो जाता है। वाकयात कहाँ रूनमा हो रहे हैं? कल रात से तो रुपोशी का सिलसिला चल पड़ा है। इसने एक जानदार कहकर लगाया और कहा, मैं तुम्हारी बेबसी समझ रहा हूँ। यह बताओ कि इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ। जरूर आओ, मैं खाली बैठा मक्खियां मार रहा हूँ। मैंने खुशदिली से उसे दावत दी। मेजर घोष की तरफ से कोई खैर खबर? उसने दबे लफ्जों में पूछा। मुझे खुद इंतजार है। ब्लैक हॉक के किताबी फोल्डर से मेरी खासी उम्मीदें वाबस्ता है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। ये बातें फोन पर नहीं हो सकती। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। अव्वल खान ने उजलत में यह कहकर फोन बंद कर दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसने अपने दफ्तर में किसी की अचानक आमद की वजह से बातों का सिलसिला मुनक़ता किया था। मैं ड्राइंग रूम में आंखें मूंदे अपने ख्यालात में डूबा हुआ था कि मेरी बेखबरी में वीरा किसी वक्त वहां आकर बैठ गई। मुझे उसकी मौजूदगी का इल्म उस वक्त हुआ जब मेरी उंगलियों में दबी हुई सिगरेट के सुलगते हुए सिरे की तपश सफर करते करते मेरी जिल्द तक पहुंची और मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोलती। मैंने सिगरेट के बकिया हिस्से को एश ट्रे में मसल कर बुझाया और पैर मारकर कालीन पर गिरी हुई राख को फैला दिया। ये राख तुमने उठाकर एश ट्रे में डालने के बजाय पूरे कालीन पर फैला दी है। इस तरह कालीन साफ जरूर नजर आने लगा है, लेकिन ये बदयांती है। इसे सफाई नहीं कहा जा सकता। वीरा तन से बोली। सफाई ना कहो, गंदगी कह लो। तुम्हें कौन मजबूर कर रहा है? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। कोई भी गलत काम करके सबूत को मिटा देना शायद अब तुम्हारी आदत बनता जा रहा है। अगर ये कोई इतला है तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दूसरी सिगरेट सुलगा कर कहा। और ये इतला मैं गजाला को भी देने वाली हूँ। मेरी सर्द मेहरी पर उसने जल कर कहा। इसे खुशी होगी, वो जब से मेरी बीवी बनी है मेरी आदतों से वाकिफ होने के चक्कर में पड़ी रहती है ताकि मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रख सके। तुम्हारी ये धमकी नहीं चलेगी। कोई नई बात करो। नई बात की जरूरत नहीं है। तुमने कल शाम मेरी डिम्पल की चौथाई बोतल इस सफाई से खाली की है कि वहां कोई निशान तक नहीं छोड़ा। गजाला को ये जानकर सदमा होगा कि उसके सामने परहेजगारी का सवांग रचाकर अब तुमने चोरों की तरह मैनोशी शुरू कर दी। मैंने किसी की चोरी नहीं की। मूड हुआ तो और पी ली। ये मैं गजाला को बता सकता हूँ। उसने आज तक मेरे पीने पिलाने पर कोई एतराज नहीं किया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खुद ही इधर राग़िब नहीं हो रही थी। गजाला को एतराज हो या ना हो, मुझे सख्त एतराज है क्योंकि तुमने मेरी अस्कात चोरी की है। आज शाम तुम्हारा ये खिसारा पूरा कर दिया जाएगा और आइंदा एहतियात की जाएगी। लेकिन कल ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं। मेरी लाइलमी में तुम मेरे कमरे में घुसकर कहाँ कहाँ झांकते फिरती हो। ये तो तुम्हारी वो हरकत है जो मेरी नजरों में आके इस वक्त वो मुझसे बिला वजह उलझने पर तुली हुई थी। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे बारे में मुझे किसी ताक झांक की जरूरत नहीं है। ये मराहिल मेरी शादी से बहुत पहले तय हो गए थे। वैसे भी तुम एलन और उसके साथियों से मार खाने के बाद अंडों पर बैठी हुई कुड़ुक मुर्गी की तरह मुसलसल अपने कमरे में जमी हुई थी। किसकी मजाल थी कि तुम्हारे कमरे का रुख करता? उसके चेहरे पर मसनूई झुल्लाट की जगह अचानक ही नरमाहट फैल गई और वे गहरा सांस लेकर बोली, अगर तुम्हें पीनी ही थी तो मुझे बुला लिया होता। कई दिन से मैं अपनी शाम में तनहा गुजार रही हूँ। घर में सब लोगों के होते हुए भी तुम तन्हाई महसूस करती हो तो हैरत है। मैं हम नवाला और हम प्याला साथी की बात कर रही हूँ। चौथाई बोतल तुमने पानी के गिलास की तरह खड़े खड़े पी होगी। खा भी मजा नहीं आया होगा। आज शाम मेरे कमरे में तुम्हारी दावत है। वो इस वक्त नहायत थरीसाना नजरों से मेरी तरफ देख रही थी और उसके लबों पर मुस्कुराहट मचल रही थी। शाम होगी तो देखा जाएगा। अभी अव्वल खान भी यहाँ पहुंचने वाला है। मैं ये सोचकर परेशान हुई जा रही हूँ कि कल रात अव्वल खान और दूसरे लोग बर वक्त तुम्हारी मदद को ना पहुंचे होते तो तुम दोनों का क्या हशर होता। रास अल्मेडा इस मकान को वाकई तुम्हारे मकबरे में तब्दील कर देता। वो एक झुरझुरी लेकर बोली। इसका वक्त पूरा हो चुका है। तुम देख लेना कि वो बहुत जल्द मेरे हाथों मारा जाएगा। उसे अब तक सिर्फ उसकी जहानत बचाती रही, लेकिन अब वो तनहा होता जा रहा है। चालाक गीदड़ जब अकेला रह जाता है तो बोखलाहट में खुद ही किसी गहरे गड्ढे में जा गिरता है। इसके मरने के बाद अमरीकियों के हौसले जवाब दे जाएंगे। और K9 का क्या बनेगा? इसके बारे में तुम कहाँ तक पहुंचे हो? वो मसला भी किसी वक्त हल हो जाएगा। अव्वल खान आ जाए तो मैं मेजर गौस से बात करूंगा। मेजर गौस भी एक मुलाकात में तुम्हारा मद्दाह बन चुका है, उसने मुझे बताया। उसे जो ही ये पता चला कि तुम सिर्फ सुल्तान शाह को लेकर ब्लैक हॉक के पीछे गए हो, वह तड़प उठा था। कल रात उसी की फिक्रमंदी ने तुम्हें मौत के मुंह में चाहने से बचा लिया है, वरना इस वक्त तुम्हारी बाकियात की रस्मी तदफीन की तैयारियां हो रही होती। मैं बार बार उसे मुख्तलिफ मौजूआत में उलझाने की कोशिश करता रहा और वह हर बार घूम फिर कर K9 के बारे में सवालात करती रही। मैं खुद भी इस बारे में किसी से बात करके अपने ज़हनी खाके के खदोखाल वाजे करना चाहता था, मगर मुझे अव्वल खान का इंतजार था। उसके आने से गुफ्तगू में नुमाया फर्क पड़ सकता था। हमारी तकरार की आवाजें सुनकर गजाला भी वहीं आ गई। उसने एक मरतबा फिर पिछली रात के किस्से छेड़ दिए।
उसे सुल्तान शाह ने बता दिया था कि पिछली रात हम सिर्फ ऑपरेटर्स की वजह से बच सके थे, वरना ब्लैक हॉक और उसके साथियों ने मेजर गौस वगैरह के पहुंचने से पहले हमें मार लिया होता। गजाला को ऑपरेटर्स के बारे में अपने बरवक्त मशवरे पर मासूमाना खुशी थी। मैंने दिल खोलकर उसकी तारीफें की तो खुशी से उसका चेहरा गुलनार हो गया। मैंने अपनी मुख्तसर सी अज़दवाजी जिंदगी में यह बात शिद्दत से महसूस की थी कि मर्द की फितरत ही कुछ अजीब होती है। वो अपनी महबूबा की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसके ऐसे ऐसे बेबुनियाद कसीदे पढ़ने पर तुला रहता है कि सुनकर सर पीट लेने को जी चाहता है। लेकिन बीवी के मामले में उसकी अना इस कदर बुलंद हो जाती है कि वो इसकी किसी जायज खूबी की तारीफ भी जाती हद तक समझ लेता है, जिसके नतीजे में दोनों के जाती ताल्लुकात में एक नादीदा खलीज हायल हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते इतनी वसी हो जाती है कि उम्र में पुख्तगी आने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे पर जाओ बेजा तनकीद को अपना पैदाइशी हक तस्वुर करने लगते हैं। मैंने गजाला को महबूबियत के ख्वाबों से गुजार कर अपनी बीवी बनाया था और पहले दिन से इस मामूल पर कार बन रहा था कि उसकी हर खूबी को बर वक्त सराहा जाए, खामियों को एक माकूल हद तक नजरअंदाज किया जाए। ये मेरे इस रवैये का इनाम था कि गजाला ने कभी मेरी आजाद रवि पर कोई कदगन नहीं लगाई थी। वो मेरे मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी और मुझे मेरी हर खामी समेत कबूल कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद अव्वल खान आ पहुंचा और आते ही वीरा की मिजाज पुरसी में मसरूफ हो गया। पिछली शाम वो कर्नल अशफाक और मेजर गौस की वजह से इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका था। मैं जानता था कि वीरा अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से अव्वल खान की नजरों में एक खास मकाम हासिल कर चुकी थी। जब तक वीरा अपनी तौहीन और तजलील के एहसास से अंदर ही अंदर झुलसती रही थी, उसके लिए वो मौजू बहुत तकलीफ थे और नाजुक था। लेकिन अपने इस जज्बाती बहरान से गुजर जाने के बाद वो बहुत खुले दिल के साथ अव्वल खान को हर बात बता रही थी, जो इन दिनों उसका मिजाज बरहम कर दिया करती थी। जो होना था वो हो गया, अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए जो अब होने वाला है। अव्वल खान के सवालात का सिलसिला दराज होने पर वीरा ने मुस्कुराते हुए खुद ही बात बदल दी। कुछ नहीं होगा, अव्वल खान पुरजोश लहजे बोला। मेरा ईमान है कि ये मुल्क जिस कादर मुतलिक ने अता किया है वही इसकी हिफाजत भी करेगा। इसके बदख्वाह अपनी आग में सुलग सुलग कर राख हो जाएंगे। बुरा न मानो तो कहूं कि तुम लोगों ने अपने कादर मुतलिक पर बहुत ज्यादा बोझ डाला हुआ है। वीरा ने लतीफ पैराए में कहा, तुम जैसे बाअमल आदमी की जुबान से ये बातें खोखली नहीं लगती। अमल के साथ मकसद से पुख्ता वाबस्तगी हो तो कामयाबी जरूर कदम चूमती है, लेकिन बेअमल लोग तो हर काम कादर मुतलिक से ही करवाना चाहते हैं, खुद एक फली भी फोड़ कर नहीं देती। हाँ तो ये है कि मैंने अफीम से हेरोइन कशीद करने वाले बारेश अफगानों को ये कहते सुना है कि खुदा की मेहरबानी से वो पूरे इलाके में सबसे बेहतर माल तैयार करते हैं। अव्वल खान ने वीरा के इस चुपते हुए तबसरे पर कोई राय जनी नहीं की, बल्कि मुझसे मुखातिब हो गया। कुदरत का नादीदा हाथ अपना काम करता रहेगा, लेकिन ये बताओ कि केनाइन के बारे में तुम अपने जहन में क्या खिचड़ी लिए बैठे हो। पहले मेरा ख्याल था कि केनाइन मिशन कैनोप के खिलाफ है। जब मुझे एयरपोर्ट भेजी जाने वाली पेटियों की असलियत का इल्म हुआ तो मुझे चुबा होने लगा कि इन लोगों की तकरीबी तैयारियां कराची के हवाई अड्डे के खिलाफ है। मैंने बोलना शुरू किया तो अव्वल खान हम तनगोश होकर बैठ गया। मैंने अपनी बात जारी रखी, लेकिन अब मेरी नपी तुली राय है कि रास अलमेडा की गंदी निगाहें कैनोप पर लगी हुई हैं। हमें इसी हवाले से कदम उठाना पड़ेगा। कल ही कल में ऐसे कौन से वाकयात रुनमा हो गए कि तुम्हें 2 मरतबा अपनी राय पर नजरसानी करनी पड़ी। वीरा ने मेरे खामोश होने पर सवाल किया। ब्लैक हॉक के घर में मौजूद 2 मोहलक तरीन बारूदी क्रेट मजबूत तरीन मुहर्रिक थे। तुम्हारा ख्याल है कि इन्हें एयरपोर्ट के किसी गोदाम में पहुंचा कर रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया जाएगा? मुझे ये ख्याल हुआ था जिसे बदलना पड़ा। मैंने कहा, सारी तैयारियां कैनोप के लिए हैं, मगर तुम ये कैसे कह रहे हो? अव्वल खान पुरतशवीश लहजे में बोला, मैं तो इस बारे में अभी तक कोई आखिरी राय कायम नहीं कर सका। तुम किस बुनियाद पर पल पल में अपनी राय बदल रहे हो? मेजर गोस्ट ने शायद कल रात फोन पर तुम ही को बताया था कि हवाई अड्डे पर पहुंचाई जाने वाली पेटियों में मार्बल का सामान है और उसे एक चार्टर त्यारे के जरिए कब्र से भेजा जाने वाला है। मैंने ताई तलब लहजे में वीरा से कहा। मेजर गोस्ट ने मुझे भी यही बताया था। वीरा के सर के असबाती जुम्बश के साथ अव्वल खान बोला, कल रात इसकी जुबान से ये बात सुनते ही मेरा जहन काम करने लगा। मैंने कहा, फर्ज करो कि वो चार्टर त्यारा जहाज कराची से 2 पेटियां लेकर परवाज करता है और खुदा न खास्ता एटमी बिजली घर पर गिर कर तबाह हो जाता है, तो तुम क्या कर सकोगे? हर शख्स इसे एक नागहानी फिजाई हादसा करार देगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। चंद सानियों के लिए वहां बैठे हुए तमाम अफराद के चेहरों के रंग उड़ गए, मगर फिर अव्वल खान संभाला लेकर बोला, तुम्हारी ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि कराची से जाने वाली हर परवाज का एक रास्ता मुकर्रर है और हवाई अड्डे का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने रेडार पर इस बात की निगरानी करता है कि कोई जहाज अपने मुकर्रर रास्ते से इनहराफ न करने पाए। इन रास्तों में से कोई रास्ता अहम कौमी या दिफाई तनसीबात से होकर नहीं गुजरता। रास अलमेडा इसीलिए मौजूदा और मतरूक नक्शों की तलाश में है ताकि उसका जर खरीद हवाबाज अपने त्यारे को समतनुमा आलात की मदद से अपने निशाने पर ले जा सके। मैंने कहा, वो इधर नहीं जा सकेगा। अव्वल खान ने जोर देकर कहा, क्योंकि कंट्रोल टावर वाले अपने रेडार पर इस त्यारे की कड़ी निगरानी कर रहे होंगे। समत बदलते ही वो होशियार हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि वो होशियार हो जाएंगे। वो रेडियाई राब्ते पर हवाबाज को अपना असल रास्ता बरकरार रखने का हुक्म देंगे, मुसलसल खिलाफवर्जी पर उसे कार्रवाई की धमकी देंगे, लेकिन अमली वो कुछ भी नहीं करेंगे। एक बार त्यारा फिजा में बुलंद हो जाए तो उसकी तकदीर का मुकम्मल इन्हिसार हवाबाज की स्वाबदीद पर होता है। जमीनी अमला और कंट्रोल टावर वाले हवाबाज की रहनुमाई कर सकते हैं,
उसे मशवरा या हुक्म दे सकते हैं, उसे धमकियां दे सकते हैं, लेकिन जहाज का रुख नहीं मोड़ सकते। इसका एक ही इलाज मुमकिन है कि ऐसे मुश्तबा त्यारे को लड़ाका त्यारे घेर कर फिजा में तबाह कर दें, लेकिन पेशगी तैयारियों के बगैर यह कदम भी नहीं उठाया जा सकता। क्यों? मेरे खामोश होते ही वीरा इस्तरारी तौर पर सवाल कर बैठी। हवाई अड्डे से कैनोब तक चंद मिनट की मुख्तसर सी फिजाई मुसाफत है। मैंने सिगरेट का एक कश लेकर अपनी बात दोबारा जारी रखते हुए कहा, जितनी देर में शहरी हवाबाजी वालों की हंगामी दरख्वास्त पर एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आएगा, साजिशी त्यारा निशाने पर पहुंचकर अपना काम दिखा चुका होगा। तुम्हारी बात काबिल गौर है। अव्वल खान तूफीमी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, किसी जुनूनी हवाबाज के पास अपने मिशन का मुसद्दिका एयर रूट मैप मौजूद हो तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों की मर्जी और हदायत के बरक से कोई भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इसके साथ हवाबाज भी मारा जाएगा। अचानक रूनमा होने वाले फिजाई हादसों तक में बाज हवाबाज सही सलामत बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कोई सोचा समझा तकरीबी मंसूबा हो तो ये इम्कान 100% तक बढ़ जाता है। हवाबाज को पहले से मालूम होता है कि इसे किस वक्त क्या करना है। वो जहाज को क्रैश पोजीशन पर डालते ही पलक झपकने में अपने कैबिन से बाहर निकल सकता है। इस तरह बच निकलने वाले पायलट की जिंदगी अजाब नहीं बन जाएगी। वीरा बोली, तुम ये भूल रही हो कि इस साजिश को किन बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की सरपरस्ती हासिल है। ये ऐलान किए और जिम्मेदारी कबूल किए बगैर की जाने वाली जंगी कार्रवाई होगी। फिजाई हादसों के तमाम तहकीकी माहिरीन सफेद अक़वाम से ताल्लुक रखते हैं। इनकी तहकीकात जहाज के खराब हालात की कहानियां घड़कर हवाबाज को बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। और फिर यह भी मुमकिन है कि रास अलमेडा ने इस काम के लिए किसी पुरजोश और मुतअस्सब यहूदी हवाबाज का इंतखाब किया हो, जो जहाज के साथ अपनी जान कुर्बान करके अपने मौरूसी वतन और अपनी आलमी बरादरी की बेमिसाल खिदमत के जज्बे से सरशार हो। हवाबाज की मौत से पूरा किस्सा हमेशा के लिए धुआं उगलते हुए मलबे में दफन हो सकता है। अव्वल खान ने मेरी राय से इत्तेफाक करते हुए पुरजोर लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि हम फसाद की जड़ को भूल कर शाखों में उलझ रहे हैं। सुल्तान शाह ने अपने पहले ही फिक्रे से सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। वो कह रहा था, ये कहानी इसी वक्त करीने के आस हो सकती है जब यह तय हो जाए कि जहाज पर लादे जाने वाले सामान में खतरनाक बारूदी करेट भी मौजूद हैं, पर नई काम माल बरदार त्यारा किसी एटम प्लांट को भारी या नाकाबिले तलाफी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी ये बात अपनी जगह अटल है। वीरा ने उसकी तायद की। कल मेजर गौस ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक एयरपोर्ट ले जाई जाने वाली पेटियों में सिर्फ मार्बल का सामान है। हो सकता है कि इसके आदमियों ने चंद पेटियां देखकर अपनी रिपोर्ट दे दी हो। ये कहकर मैं अव्वल खान की तरफ मुतवज्जा हो गया। इन पेटियों की दोबारा देखभाल के सिलसिले में तुम्हारी मेजर गौस से कोई बात हुई है? हाँ, वो आज रात बजाते खुद एक एक पेटी खोल कर देखेगा। क्या यह काम दिन में नहीं किया जा सकता? मैंने कतरे बदमजगी से पूछा। नहीं, इन पेटियों की बार बार देखभाल से साजिशी नासर होशियार होकर अपना मंसूबा तब्दील कर सकते हैं। मेजर गौस रात को पूरी राजदारी से अपना काम करेगा। वो चाहता है कि अगर यही परवाज K9 मिशन साबित हुई तो इस साजिश में शरीक हर शख्स को रंगे हाथों पकड़ेगा। वो पसे पर्दा रहकर इन लोगों को आखिरी हद तक ढील देने का मंसूबा बनाया बैठा है। मैं इसे तरीकाकार बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। अगर इस बार भी मेजर गौस ने कब्रस जाने वाली खेप की क्लियरेंस दे दी तो क्या होगा? वीरा ने पूछा। बकवास मत करो। मैं फाड़ खाने वाली नजरों से घूरते हुए रहा। अगर K9 के बारे में मेरी ये सारी अरक ऐसी रायगां गई तो हम अंधेरे में भटकते रह जाएंगे। फिलहाल हमारे पास K9 के सिलसिले में कोई मुतबादल सुराग मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि तुम दिल ही दिल में अपना नजरिया दुरुस्त साबित होने के ख्वाहिशमंद हो। तुम अहमक हो। ये मेरी ख्वाहिश की बात नहीं है। हालात और वाकयात इसी समत की निशानदही कर रहे हैं और हमारे पास वक्त कम है। अव्वल खान ने कहा। सामान कब्रस ले जाने वाला एक छोटा माल बरदार त्यारा बंबई से कराची पहुंच चुका है। त्यारा कल दोपहर में लोड होगा और शाम को कब्रस के लिए परवाज करेगा। क्या एक छोटा त्यारा इतनी दूर तक मुसलसल परवाज कर सकेगा? इस वक्त वीरा का ज़हन हर बात का मनफी पहलू तलाश करने पर मरकूज था। मुझे जहाज के पूरे शेड्यूल का इल्म नहीं है। अव्वल खान ने मुदाफाना लहजा में कहा। हो सकता है कि रास्ते में उसे तेल लेने के लिए कहीं रुकना हो। जहाज चार्टर किया गया है तो इन फनी अमूर को भी तय कर लिया गया होगा। बेकार बातें हैं। सुल्तान शाह फिर बोल पड़ा। जहाज को कैनोब से आगे जाना ही कहाँ है जो तेल दोबारा भरवाने की जरूरत पेश आएगी? और अब तो इस जहाज की परवाज ही सिरे से मशकूक हो गई है। K9 की आखिरी गुमशुदा कड़ी मिलते ही किस्सा जमीन बर से जमीन तय हो जाएगा। फिजा की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। खुशी की बात यह है कि ये बातें तुम्हारी नन्ही सी खोपड़ी में भी आ जा रही हैं। वीरा ने जल कर कहा। ये जहाज किस कंपनी की मलकियत है? इन दोनों के दरमियान बात बढ़ने से पहले ही मैंने अव्वल खान से पूछा। मेजर गौस ये तफसीलात जमा कर रहा है। मैं लाइल्म हूँ। इसने कहा। कराची में त्यारा चार्टर करने और यहाँ से माल भेजने वाली पार्टी पर भी निगाह रखने की जरूरत है। मेजर गौस इन तमाम पहलुओं पर बैक वक्त काम कर रहा है। अव्वल खान ने कहा। इस वक्त तुमने ये सारी बातें बताकर मुझे अंदर से दहला दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सरजमीन से लोगों की खून आशाम दुश्मनियों का सिलसिला कहाँ तक जाकर रुकेगा। कौमों की तारीख ऐसी ही दोस्तियों और दुश्मनियों से बनती है। ये सिलसिले अजल से चले आ रहे हैं और शायद अबद तक यूं ही चलेंगे। जब हम नहीं थे तो दूसरे दुश्मनों का एहतसाब कर रहे थे। हम नहीं होंगे तो दूसरे खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाएंगे। इस वक्त अपना ध्यान बस K9 पर मरकूज रखो। मैंने कहा। हमारे सामने अब K9 के सिवा क्या बाकी रह गया है? बोलते बोलते अव्वल खान ने चौंक कर पूछा। रात से अपरेटस पर
इन लोगों का कोई पैगाम नहीं आया है, इसे भूल जाओ। अब वो प्लास्टिक का एक नकारा डिब्बा है। मैंने तलखी से कहा, हमें सेपरेटर से जो फैज हासिल होना था वो हो चुका है, इसीलिए मैं फोन की घंटी बज उठी। वीरा ने रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद खामोशी से रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इधर से मेजर गौस का ऑपरेटर बोल रहा था। मामलात बहुत उलझ गए हैं। मेजर गौस लाइन पर आते ही तशवीश सदा लहजे में बोला, मैंने गोदाम में राजदारी का एहतमाम करा के सारे क्रेट खुद देख ली गए। इनमें सिर्फ मार्बल की मसनूआत हैं। पूरी खेप में कोई क्रेट मुश्तबा नहीं है। वो सारी पेटियां मार्बल के इन क्रेटों जैसी हैं जो डिफेंस के बंगले में मौजूद थी। वो बुरी खबर सुनकर मेरा दिल बैठ गया। फिर किसी और लाइन पर सोचना पड़ेगा। तुम्हारे हिसाब से तो मामला साफ हुआ है, अब इसमें क्या उलझन बाकी है? यह सामान यहाँ की एक मशहूर सियासी शख्सियत की तिजारती फर्म बरामद कर रही है। मैं ये समझ इस कासिरों को उनका ब्लैक हाक राज सलमेंडा से क्या ताल्लुक है? अगर तुमने कल शाम ब्लैक हाक के घर से इत्तफाकन वो ट्रक निकलते ना देख लिया होता तो किसी को कानों कान भी पता न चलता कि वो फर्म राज सलमेंडा के लिए काम कर रही है। इन लोगों के हाथ बहुत तराज हैं, तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो, मैंने बेबसी से कहा।